हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल आरव नर्सिंग स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, उससे पहले अपन ने स्टडी की थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन ने ब्रीफ स्टडी की थी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड होता क्या है, व्हाट इज द ब्लड। ब्लड क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको। ब्लड एक क्या होता है, ब्लड होता है वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है वो भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, और उसका वर्क क्या था। ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स है उनको बॉडी तक पहुंचाना लंग्स के द्वारा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है और जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक लाना, और CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है। जो CO2 के रूप में बाहर निकलती है, जो गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान जो ब्लड के द्वारा जो शरीर से वापस वेस्ट प्रोडक्ट और डिऑक्सीजनेटेड के रूप में, और जो शरीर के अंदर जो भी होता है ब्लड ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ये क्या कार्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है किसका, ब्लड का, जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये भी एक्सप्लेन किया था साथ ही साथ कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जिसका पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.35 टू 7.45। ये क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। किस पे काम करता है, ये एल्केलिक पे काम करता है। किस पे वर्क करता है, एल्केलिक पे वर्क करता है। ये मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी साथ के साथ किया था। और आपको कंपोजिशन भी बताई थी, ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ब्लड दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा 55% होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। जो प्लाज्मा होता है उसको भी तीन भागों में बांटा गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका, क्या होता है फर्स्ट पार्ट, वाटर, जिसका जो 55% प्लाज्मा, उसका वाटर कितना परसेंट होता है, 91 टू 92% होता है। 1% गैसेज होती है, जैसे CO2, O2, नाइट्रोजन और हीलियम, ये होती है गैसें होती है। समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है इसका, थर्ड होता है कौन सा, सॉलिड। सॉलिड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होता है उसके अंदर क्या होता था, क्या होता है, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, ये सब इसमें होता है। और जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें होते हैं। नेक्स्ट आती है ब्लड सेल, जो 45% होती है ब्लड का। 45% में वो होती है आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। समझ में आ गई। उसके बाद में अपन ने फिर स्टार्ट किया था, स्टडी चालू की थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। क्या क्या स्टडी की थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ब्लड या ब्लड कंटेंट होते हैं उनको बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। समझ में आ गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उद्देश्य क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य मेंटेन, क्या बताइए, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। जैसे अपन फ्लूइड आईवी थेरेपी देते हैं, फ्लूइड देते हैं, उसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है, उसका मेन पर्पज होता है मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसका मतलब मींस क्या होता है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। इंडिकेशन किस किस में अपन ब्लड दे सकते हैं, जैसे सीवियर हेमरेज, एक्सीडेंटल केस है उसके, जो एनीमिया की कंडीशन है उसमें, ऐसी जैसे हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, जो ट्रॉमा हो जाता है, जो भी एक्सीडेंटल, उसमें लेते हैं। समझ गए बात को। ये होता है इसका इंडिकेशन। नेक्स्ट होता है स्टेप कितनी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, 33 स्टेप होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। कौन सी होती है, फर्स्ट होती है कलेक्शन, ब्लड को कलेक्ट करना ब्लड बैंक से। सेकंड होती है क्रॉस मैचिंग, उनको लाके जो क्रॉस मैच करती है, 2 रजिस्टर्ड नर्स वेरीफाई करती है, जैसे एक्सपायरी ब्लड बैंक के जो नंबर है वो, उसमें बबल्स तो नहीं है, उसमें क्लॉट्स तो नहीं है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ब्लड ग्रुप दोस्तों मैच करवाना या ब्लड ग्रुप मैचिंग के लिए वेरीफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना मैच ब्लड वेरीफाई, बिना वेरीफाई किए हुए ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। समझ गए। ये होती है ये चीज। अब नेक्स्ट होती है जो ब्लड के दौरान जो भी अगर पेशेंट एलर्जी रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मुझे एलर्जी टाइप लग रहा है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन को बंद करके उसको डिफिनाइल हाइड्रामाइन इंजेक्शन देके उसके 30 मिनट के बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो पेशेंट जो होता है पेशेंट को, वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट आफ्टर जो भी हेल्थ केयर वर्कर जो भी वर्क करता है, जैसे उसको ड्रग्स यूज कर रहा है, हेमोडायलाइसिस हो रहा है उसके दौरान, या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है उसको नीडल प्रिक हो गई, तो उसके दौरान जो भी
इन्फेक्शन होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर को हॉस्पिटल के अंदर जो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस बी। यह समझाया मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं, उसी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। समझ गए बात को। जिसमें आपको फर्स्ट पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था पीआरबीसी या आरबीसी। कौन सा किया था, पीआरबीसी या आरबीसी। समझ गए, पीआरबीसी या आरबीसी। इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में आपको स्टडी वापस रिवाइज करवा देते हैं माइंड में, ताकि नेक्स्ट समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जो पीआरबीसी होता है फ्रेंड्स, वो होता है, क्या होता है आरबीसी, वो कंटेंट या वो प्रोसेस जिसके अंदर केवल आरबीसी ही ट्रांसफ्यूज करते हैं, ना तो उसमें डब्ल्यूबीसी होती है, ना उसमें प्लेटलेट्स होती है, ना ही उसमें प्लाज्मा होता है। केवल केवल ना केवल आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। जो आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं वो किसको करते हैं ट्रांसफ्यूज, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आरबीसी ट्रांसफ्यूज करने की, एनीमिया। कौन सी होती है, एनीमिया। और सेकंड प्रायोरिटी, जो सेकंड प्रायोरिटी है वो होती है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, ब्लड का बह जाना, उसे हेमरेज कहते हैं। समझ गए बात को। हेमरेज ब्लड का कई तरीके से बह सकता है, जैसे एंटीपार्टम हेमरेज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, समझ गए, और ट्रॉमा होता है। वो सारी चीजें हेमरेज, जो भी ब्लड का बहना, उसे ही हेमरेज कहते हैं। जो अब आपको बताया था आरबीसी, आरबीसी किस कंडीशन में अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्लाज्मा होता है। समझ गए, जो ब्लड थोड़ा क्लॉटिंग में हेल्प कर सकता है। इसमें वो चीज सारी चीजें नहीं होती, तो ये सबसे पहले जिसके भी हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रेट की कमी हो जाती है, उसी को आरबीसी ट्रांसफ्यूज फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हेमरेज इसलिए दिया गया है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है, किसी भी ब्लीडिंग में अगर ब्लीडिंग हो रही है, एंटीपार्टम ले लो, पोस्टपार्टम, ट्रॉमा, किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, उसमें अगर अपना ब्लड आरबीसी हो भले ही मौके पे, उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ वो ब्लड की आपूर्ति या ब्लड की जो मात्रा होती है जो शरीर के अंदर, उसको बढ़ाने का कुछ ना कुछ तो काम करेगा। इसीलिए इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है। ये समझ में आ गई। ये क्या पता है, मैंने आरबीसी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर आपके बाद में आरबीसी के बारे में ये एक्सप्लेन किया था कि किस किस को दिया जाता है, बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद में बताया था कि जो आरबीसी होती है उसके साथ में ब्लड कंटेंट, जो आरबीसी होती है उसके साथ में जो भी कुछ कंटेंट ऐसे मिलाए जाते हैं जो कि उसको एंटीकोगुलेंट, यानी वो ब्लड जो बैग होता है, मदर बैग होता है, उसको जो क्लोटिंग होती है उसको रोकने का काम करते हैं, कुछ उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने। क्योंकि ब्लड स्टोरेज कितना होता है, ब्लड स्टोरेज कितना होता है, जो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड स्टोर रहता है वो 35 दिन तक रहता है। अब 35 दिन तक अगर ब्लड रहेगा तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत रहती है, उनके सेल्स को जिंदा रखने के लिए। कुछ उसको एनर्जी की भी जरूरत रहती है, कुछ उसको उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कुछ कंटेंटों की जरूरत रहती है। वो सब चीज उस ब्लड के जो 1 यूनिट होती है उसमें मिलाया जाता है। समझ गए दोस्तों, किसमें मिलाया जाता है, ब्लड के अंदर मिलाया जाता है, एंटीकोगुलेंट मिलाए जाते हैं। जो मिलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो होती है सीपीडी। क्या होती है, सीपीडी प्लस ए। सी का मतलब सिट्रेट, पी का मतलब फास्फेट, और डी का मतलब डेक्सट्रोज, ए का मतलब एडिनिन। समझ गए दोस्तों। सीपीडी मींस अगर अपन ब्लड में जो ब्लड कंटेंट होते हैं उसमें सीपीडी ही मिला होता है तो उसकी टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी होती है, जो उसकी जो स्टोरेज ड्यूरेशन कितनी होती है, 35 डेज होती है। क्यों, क्योंकि जो सीपीडी होती है, जो सी होता है, जो सिट्रेट होता है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड होके, कैल्शियम के साथ मिलके जो क्या कार्य करता है, वो करता है एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। जो नेक्स्ट होता है फास्फेट। फास्फेट क्या काम करता है, जो एटीपी फॉर्मेशन होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है, उसको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, उसका जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखने का कार्य किसका होता है, फास्फेट का होता है। नेक्स्ट होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का नाम से पता चल रहा है आपको, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसकी एनर्जी को बरकरार रखता है। और जो लाइफ स्पान होती है आरबीसी, कितनी होती है लाइफ स्पान, 120 डेज। जो लाइफ स्पान है आरबीसी की, उसको बढ़ाने का या उनको मेंटेन रखने का कार्य करता है। मींस समझ में आ गई। सीपीडी, अगर ब्लड में सीपीडी ही मिला होता है तो उसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है, स्टोरेज ड्यूरेशन होती है, वो 35 डेज होती है। अगर सीपीडी के साथ में एडेनिन भी मिला हुआ था, अगर मिला मिला देते हैं तो वो एडेनिन क्या करता है, जो स्टोर ड्यूरेशन है, स्टोरेज ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाने का कार्य किसका काम है, एडेनिन का काम है। अगर इसमें एडेनिन साथ में अगर अपन
मिला देते हैं, तो उसके बाद में जो ब्लड होता है उसको जो स्टोरेज टाइम होता है जो 35 दिन रखा गया है अपने सीपीडी के अंदर, वो अगर सीपीडीए एडेनिन भी साथ में मिला देते तो वो 42 डेज के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पेशेंट है उसके ब्लड में सीपीडी जो भी चीज मिली हुई है उसमें एडेनिन जो ऑप्शन नहीं आई तो उसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम स्टोरेज ड्यूरेशन कितना होता है 35 डेज होता है, या फिर उसमें 42 डेज होता है। अगर किसी ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर सीपीडी या एक कुछ भी मेंशन नहीं है और उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके अंदर अगर 35 डेज ना हो कि अगर 42 डेज होते हैं तो वही करेक्ट आंसर है। समझ गए बात? ये है दोस्तों ब्लड आरबीसी ट्रांसफ्यूज किया था, उसमें क्या था कि स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है वो सॉरी ट्रांसफ्यूजन स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है ब्लड को जो स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 2 to 8 डिग्री या 6 डिग्री होता है, जिसका एवरेज कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो एवरेज टेम्परेचर होता है। इसके जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसका कितने टाइम के अंदर ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होती है ट्रांसफ्यूजन की 2 to 4 आवर्स। समझ गए? 2 to 4 आवर्स जो आरबीसी के अंदर आपको पढ़ाया था मैंने। 2 to 4 आवर्स के अंदर क्या होता है, अगर 2 घंटे से पहले अगर ब्लड को समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड ब्लड ओवरलोड हो जाएगा। और अगर 4 घंटे से ज्यादा रह गया ब्लड ट्रांसफ्यूज होने में तो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो इतना गिर जाता है, वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो इन्फेक्शन होता है उसे सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल जो ग्रोथ हो जाती है ब्लड के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है उसी सेप्टिसीमिया पेशेंट को हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन होता है पेशेंट को सेप्टिसीमिया। समझ गए? ये पढ़ाया था मैंने आरबीसी में। और वो आपको जो एक्सप्लेन किया था कि इसका इफेक्टिवनेस अगर चेक करना हो तो 4-5 घंटे बाद में ट्रांसफ्यूजन के 4-5 आवर्स के बाद में आप उसको सीबीसी के द्वारा उसके जो हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ेगा, अगर 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं आरबीसी 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 2 to 3% हीमेटोक्रेट बढ़ता है। मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आपको ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी बहुत रेयर केसेस में डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये कैसे होता है कि जैसे भी अपनी बॉडी में जो भी बैक्टीरियल अटैक होता है, जो भी इन्फेक्शन होता है, वो जो एंटीजन होता है वो अपनी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। एंटीजन जो होता है वो एंटर करता है किसमें, इन बॉडी। किसमें करता है, बॉडी। बॉडी में एंटर करने के बाद में जो अपनी बॉडी है ना, जो एंटीजन के विरुद्ध क्या प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीजन के विरुद्ध जो अपनी बॉडी प्रोडक्ट करती है, वो जो प्रोड्यूस करती है वो होती है एंटीबॉडी। अब एंटीजन एंटर कर गया बॉडी के अंदर, उसके बाद में एंटीबॉडी अपनी जो एंटीजन के विरुद्ध जो बॉडी ने जो प्रोड्यूस किया है, उसके बाद में क्या होता है कि जो एंटीजन होता है वो और जो अपने जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है। किसमें, एंटीजन में, और प्लस किसमें, एंटीबॉडी में। अगर एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन हो गई तो उसने क्या किया कि मान लो एंटीजन ताकतवर है तो उसका जो एंटीजन ताकतवर उसके मुकाबले जो एंटीबॉडी होती है जो शरीर में बनी हुई है उसको कमजोर कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या एंटीजन क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको, एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन हो गया तो अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे पहले, गिवन एंटीबायोटिक। बाहर से जो भी मेडिकेशन देंगे उसको एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद में भी अगर वो इफेक्टिव नहीं हुई एंटीबायोटिक, किसके विरुद्ध, एंटीजन के विरुद्ध एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं हुई, फिर उसको क्या कर देंगे अपने, इन्फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्या, डब्ल्यूबीसी। फिर उसको डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे। दोस्तों मैंने आपको डब्ल्यूबीसी तो बता दिया क्या प्रक्रिया होती है। एंटीजन एंटर होता है, फिर एंटीजन के विरुद्ध जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, बॉडी के अंदर दोनों के बीच में लड़ाई, रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन होने की वजह से जो एंटीजन अगर ताकतवर है तो वो एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो अपने बॉडी में जो एंटर किया है एंटीजन, वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से अपने बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक देखते हैं। अगर एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है, अगर एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है तो उसको क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये भी जानना है साथ ही साथ में कि ये तो अपन ने पढ़ दी प्रक्रिया कि डब्ल्यूबीसी किस कंडीशन में ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब ये तो देखें पहले डब्ल्यूबीसी कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कितने टाइम में बांटा गया है, 2 टाइम में।
पहला होता है ग्रेनुलोसाइट। ये अपन ब्रीफ में स्टडी कर रहे हैं इसको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमएसएन की, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से कि ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेनुल्स होते हैं वो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म में, और जो साइटोप्लाज्म जो सेल्स होती है उसकी जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर जो भी ग्रेनुल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसमें क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड होती है एसिनोफिल्स। थर्ड होती है बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट क्या होती है? ग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट होती है उसके अंदर आते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और सेकंड आता है लिम्फोसाइट। समझ गए? जो डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, कि क्या रीजन है कि डब्ल्यूबीसी कब कंडीशन में ट्रांसफ्यूज करते हैं, वो हमने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और जो डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज उसके क्या होते हैं, जो कितने टाइप होते हैं, वो ब्रीफ में अपन स्टडी करेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप कितने होते हैं, उसके बाद में अपन आगे के प्रोसेस में समझेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है डब्ल्यूबीसी में ज्यादा स्पेशल इतना, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन में ट्रांसफ्यूज होती है डब्ल्यूबीसी। उसके नेक्स्ट कदम में क्या होता है कि फ्रेंड्स, कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो टू टाइप्स होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होती है। समझ गए? जो नेक्स्ट होता है जो एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों सेल्स होती है। ये होता है टाइप। समझ में आ गए? अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब जो डब्ल्यूबीसी का टाइप है उसके जो कौन सा टाइप है, एग्रेनुलोसाइट का कौन सा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो टाइप है, फर्स्ट है बी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और दूसरा है बी लिम्फो। समझ गए? ये होते हैं लिम्फोसाइट के दो टाइप। जो टी लिम्फोसाइट होती है वो कहां पे प्रोडक्शन होता है उसका उसका होता है बोन मेरो के अंदर। कहां पे प्रोडक्शन? इसका प्रोडक्शन कहां होता है, और मैच्योरेशन, इसकी जो परिपक्वता कहां होती है, इसका इसका प्रोडक्शन होता है बोन मेरो में। और जो मैच्योरेशन होती है थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके अंदर होती है। समझ गए? अब है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, इसका कहां होते हैं प्रोडक्शन, इसका भी कहां होता है प्रोडक्शन, बोन मेरो के अंदर होता है। पर इसका जो मैच्योरेशन होता है इसका जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मेरो में ही होता है। समझ में आ गई क्या होता है फ्रेंड्स? लिम्फोसाइट होती है वो टू टाइप्स होती है, टू टाइप्स पहले होते हैं टी लिम्फोसाइट, सेकंड होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन किसमें होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। जो टी लिम्फोसाइट वो मैच्योरेशन होती है थाइमस ग्लैंड में आती है, और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो किसमें होती है, वो बोन मेरो में होती है, थाइमस ग्लैंड में नहीं होती। ये समझ में आ गया? अब जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है किसको मेंटेन करती है, ये जो इम्यूनिटी होती है, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी है तो होती है, उसको क्या कौन मेंटेन करती है, लिम्फोसाइट मेंटेन करती है। जो इम्यूनिटी होती है जैसे टी लिम्फोसाइट, और दूसरा बी। समझ गए? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होती है उसमें कौन सी इम्यूनिटी होती है, उसमें होती है सेल्यूलर, इसमें होती है ह्यूमरल। कौन सी होती है इम्यूनिटी? जो टी लिम्फोसाइट होती है उसमें सेलुलर होती है, और बी लिम्फोसाइट में कौन सी होती है, ह्यूमरल होती है। जो सेलुलर होती है वो क्या क्या प्रोडक्शन करती है, पहला होता है टी टी हेल्पर सेल, जो क्या करते हैं CD4। याद आया कुछ? टी हेल्पर सेल, CD4 सेल्स कौन सी में होती है, ये किस में होती है, याद रखना दोस्तों।
जो CD4 सेल्स कम किस में होती है, HIV में। मतलब HIV का जो मेन जो डायग्नोसिस होता है वो अगर CD4 सेल से होती है। अगर CD4 सेल्स गिरी हुई है तो समझ जाओ उसके क्या है, HIV इन्फेक्शन है। समझ गए बात को। टी हेल्पर सेल। दूसरी होती है टी किलर, ये CD8, ये भी कुछ मात्रा में HIV में होती है, लेकिन इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करते, ना इसका कुछ जितना वो रोल होता है HIV के अंदर, तो जितना रोल CD4 सेल्स का होता है। सेकंड होती है, थर्ड होती है टी सप्रेशन, सप्रेसर। समझ गए। मींस लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के अंदर सेलुलर इम्यूनिटी होती है जो क्या करती है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सप्रेसर जो होती है सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर इसको बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये कौन प्रोड्यूस करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी करती है। समझ गए बात को। ये इतना सा की एक्सप्लेन किया गया है किसके अंदर, WBC के अंदर। WBC एक बहुत रेयर केसेस में ट्रांसफ्यूज करते हैं, जब पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाए और उसमें एंटीबायोटिक कुछ काम ही नहीं कर रही है, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके दो टाइप, उसके टाइप बताई दिए मैंने आप लोगों को। दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो जो साइटोप्लाज्म होती है उसके अंदर जो ग्रेनुल्स पाए जाते हैं उसी को ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। समझ गए। सेकंड होता है एग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उसे एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसके अंदर होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी टू टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है, बोन मेरो में। बी लिम्फोसाइट भी बोन मेरो में होती है। डिफरेंट इतना ही है कि टी लिम्फोसाइट जो होती है मेच्योरेट कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड में, और वो कहाँ होती है, जहां प्रोडक्शन हुआ है वहीं पर मेच्योर होती है। समझ गए। ये दोनों जो इम्यूनिटी जो लिम्फोसाइट होती है ये क्या करती है, इम्यूनिटी मेंटेन करती है। जो इम्यूनिटी लिम्फोसाइट मेंटेन करती है, जिसके अंदर कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो टी सेल्स होती है वो कौन सी, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, और जो मेंटेन करती है। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी करती है। जो सेलुलर होती है उसमें टी टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, टी सप्रेसर होती है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि टी लिम्फो जो सेलुलर इम्यूनिटी वो किसके द्वारा मेंटेन या प्रोड्यूस की गई है, किसके द्वारा मेंटेन की गई, तो कौन सी आती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि CD4 सेल्स होती है, जो टी हेल्पर सेल होती है वो किसके द्वारा होती है, वो बोल देना टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन में हो तो, नहीं हो तो, अगर ऐसा हो तो सेलुलर इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी या उमरल इम्यूनिटी, कुछ भी ऐसा आ जाए तो सेलुलर इम्यूनिटी। समझ गए बात को। ये होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ट्रांसफ्यूजन में ऐसा WBC ट्रांसफ्यूजन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे होल ब्लड। क्या पढ़ेंगे, होल ब्लड। होल ब्लड नाम से ही पता चल रहा है आपको, होल ब्लड मींस इसमें वो सारी प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लड सेल्स या प्लाज्मा, सभी पूरा जो ब्लड होता है, पूरे ऑल कंटेंट ऑफ ब्लड होते हैं वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसे ही होल ब्लड कहते हैं। समझ गए। अब फ्रेंड्स आपको मैंने एक शॉर्ट में स्टडी कराऊंगा कि पीआरबीसी या आरबीसी या होल ब्लड। समझ गए। अब इसका आता है कि क्यों चढ़ता है, कौन सी कंडीशन में होल ब्लड क्या होता है और होल ब्लड क्या होता है, पीआरबीसी क्या होती है। पीआरबीसी वो होती है जिसमें केवल आरबीसी होती है, ना तो डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट, ना ही प्लाज्मा होता है। होल ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ ही साथ प्लाज्मा भी होता है। वो क्या किस में आता है, होल ब्लड के अंदर आता है। ये हो गया दोनों में डिफरेंट। समझ गए। ये क्या है, डिफरेंट। कुछ समान, बहुत कुछ समानताएं, डिफरेंशिएशन बहुत कम है, कुछ समानताएं। पहला है कि कौन सी कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कौन से कंडीशन में, इंडिकेशन, इंडिकेशन पीआरबीसी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, एनीमिया, और सेकंड कौन सी थी, हेमरेज। किसमें, पीआरबीसी में। समझ गए। बट
जो होल ब्लड है उसमें जस्ट इसका अपोजिट है पीआरबीसी का। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कौन सा? हेमरेज या ब्लीडिंग, समझ गए। सेकंड प्रायोरिटी आती है एनीमिया। क्यों दोस्तों? अब आप ये पूछोगे कि दोनों में ये क्यों? ये इसलिए है कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर ना तो प्लेटलेट्स होती है जो क्लोटिंग का काम करे, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि ना तो उसमें प्लेटलेट्स होती है ना उसमें डब्ल्यूबीसी होती है, ताकि जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने का काम करे, समझ गए, ना एंटीबॉडी का काम करे। ऐसा कुछ नहीं होता। आरबीसी केवल इतना होती है कि उसकी जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। या सेकंड प्रायोरिटी हेमरेज इसलिए दिया गया है कि उसकी जो ब्लड लॉस हुआ है उसको ब्लड मेंटेन करने के लिए क्या दिया गया है? पीआरबीसी, समझ गए। अब होल ब्लड में फर्स्ट प्रायोरिटी हेमरेज है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी काफी अच्छी मात्रा में और प्लाज्मा भी साथ ही साथ में जो क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है वो किस में होता है? हेमरेज। अगर हेमरेज हो रहा है पेशेंट को तो उसको क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी होल ब्लड देंगे। होल ब्लड किस में फर्स्ट प्रायोरिटी में देंगे? हेमरेज में। क्यों? क्योंकि अगर उसको ब्लड देंगे साथ ही साथ ब्लड मेंटेन करने के साथ ही जो क्लोटिंग की करने का काम करता है, ताकि उसका जो ब्लड का बहाव है, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकने का भी कार्य करता है, समझ गए। सेकंड आती है एनीमिया। एनीमिया इसलिए आती है कि अगर आरबीसी नहीं है तो जैसे इसका हेमरेज है वैसे इनका एनीमिया है, कि ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम मेंटेन करे। और जो अगर इसमें दे रहे हैं एनीमिया में तो हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसमें भी आरबीसी है, समझ गए। ये इतना सा डिफरेंट है। नेक्स्ट होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन दोनों की सेम है। इसका भी ड्यूरेशन वो 2 to 4 आवर्स होती है, इसका भी 2 to 4 आवर्स होती है। इसको भी 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज करना है, इसको भी 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज करना है, सेम आरबीसी की तरह। इसको भी अगर 2 घंटे से पहले खत्म कर दोगे तो कार्डियक ओवरलोड होने का चांसेस ज्यादा है, और 4 घंटे से ज्यादा में खत्म करोगे, 4 आवर से ज्यादा खत्म करोगे तो उसमें सेप्टिसीमिया जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो जाता है। सेम है दोनों में। दोनों का स्टोरेज टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, 2 to 6 डिग्री या 8 डिग्री। इसमें भी 2 to 6 या 8 डिग्री मान सकते हैं, जिसका एवरेज कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गए ये फ्रेंड्स? ये होता है। अब नेक्स्ट होता है, क्या होता है इसमें? प्रायोरिटी समझ में आएगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 1 यूनिट ब्लड होता है, उसमें कितना होता था? 250 से 280 ml पीआरबीसी के अंदर। इसमें होता है फ्रेंड 350 ml। इसमें कितना होता है? 250 से 280। सेम दोस्तों, सेम फ्रेंड्स। इसमें भी वही जो एंटीकोगुलेंट मिले होते हैं ब्लड को, जो नरिश प्रदान करते हैं, न्यूरिश प्रदान करते हैं, उसके साथ ही साथ उसकी जो लाइफ स्पान बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंटीकोगुलेंट थक्का जमा नहीं, उसमें ब्लड में थक्का नहीं जमे, उसके लिए भी यूज में एंटीकोगुलेंट आते हैं। जो सीपीडी या सीपीडीए यूज में लेते हैं वैसा ही सीपीडी या सीपीडीए इसमें भी यूज में लेते हैं। सिट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज प्लस साथ में एडिनिन, वो भी सेम है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 35 डेज है, इसका भी टाइम ड्यूरेशन वो स्टोर ड्यूरेशन 35 डेज है। इसको भी अगर एडिनिन साथ में मिलाए तो 42 डेज हो जाएगा, इसका भी 42 डेज हो जाएगा। सेम दोनों का बराबर है। इन दोनों का सेम वैसा ही है। इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ट्रांसफ्यूज करने के 4 से 5 से 6 घंटे के बाद में सीबीसी करवा के देख लेना है कि हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रेट बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर 1 ग्राम बढ़ा है तो समझ लो ये पॉजिटिव इफेक्टिवनेस है इन ब्लड का। जो हेमरेज होता है मोस्टली शॉक पेशेंट में स्पेशल जो होल ब्लड है वो काम में लिया जाता है, ताकि वो शॉक से पेशेंट बाहर निकल सके, अगर शॉक से इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये भी इसका एक पॉजिटिव इफेक्टिवनेस होता है। समझ गए दोस्तों? अब इन्फ्यूजन टाइम सेंस आपको मैं बता रहा हूं कि जो सीपीडी या सीपीडी होता है, सीपीडी या सीपीडी होता है वो कितना होता है कि जो ब्लड होता है उसका 40% सीपीडीए की, जैसे ही होल आरबीसी के अंदर की होल ब्लड के अंदर भी ऐसा ही सेम होता है। उसमें इसमें सीपीडी कितना परसेंट मिला होता है? जो ब्लड होता है उसके ब्लड के जो ब्लड बैग होता है 1 यूनिट के अंदर, 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना होता है? 40% क्या होता है? सीपीडीए मिला होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो होल ब्लड है इसके अंदर जो 300 ml ब्लड होता है, ब्लड कंटेंट, ब्लड सेल्स प्लस इसका 14% कितना हुआ? कितना हुआ? लगभग 49 ml के लगभग होता है। तो इसका यूनिट कितना हो गया? टोटल 350 ml हो गया। समझ गए बात को? सेम जो ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है उसके अंदर 49 या 50% जो होता है एंटीकोगुलेंट या सीपीडीए कंबाइंड करते हैं, उसको साथ में मिलाते हैं ताकि उसको नरीज से ये प्रदान करते रहे। तो कितना हो गया? 350 ml। अब फ्रेंड्स आपको साथ ही साथ ये बताते हैं
कि जो एंटीकोगुलेंट है उसके अंदर जो सिट्रेट है, सीपीडीए के अंदर जो सिट्रेट होता है वो क्या करता है, बच्चों में टॉक्सिसिटी का कार्य भी करता है। क्या करता है, चाइल्ड के अंदर टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी का भी काम करता है। कौन सा, सिट्रेट। सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होकर एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। तो इसलिए इसको अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं, बच्चों में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो सिट्रेट क्या करता है, टॉक्सिसिटी का कार्य करता है। इस वजह से जो टॉक्सिक सिट्रेट है वो बच्चों को नहीं दिया जाता है। जो नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब कैल्शियम भी बाइंड नहीं हो रहा। अगर कैल्शियम बाइंड नहीं हो रहा तो जो वूल ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। समझ गए बात को। जो चाइल्ड होता है उसमें टॉक्सिसिटी, जो सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से सिट्रेट नहीं देते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट देते हैं, जैसे हिपेरिन। हिपेरिन कब देंगे, जब डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंड या डिमांड करी जाएगी, क्योंकि उसकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे ही होती है। किसकी, हिपेरिन की 6 से 8 घंटे होती है। तो डॉक्टरों की एज पर डॉक्टरों की डिमांड के ऊपर उसको हिपेरिन दिया जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। क्योंकि सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो रही है तो सिट्रेट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो ब्लड क्लॉट होने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा चांस है तो कुछ तो देना पड़ेगा, इसीलिए नेचुरल एंटीकोगुलेंट देते हैं, जैसे हिपेरिन, जो क्या करता है ऑन डॉक्टर डिमांड पे देते हैं। क्योंकि उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है हिपेरिन का, 6 to 8 hours होता है। कितना होता है, 6 to 8 hours होता है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि सिट्रेट अगर नहीं दे रहे बच्चों को, अगर उसमें ब्लड में नहीं है शामिल, तो वो किसके साथ बाइंड होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। कैल्शियम के साथ अगर सिट्रेट बाइंड नहीं होता तो अगर सिट्रेट बाइंड नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चों में क्या हो जाएगा, पेशेंट में क्या हो जाएगा कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, ब्लड कैल्शियम कितनी होती है, 8.5 to 10। समझ गए, कितना होता है, 8.5 to 10 mg। अब फ्रेंड्स जो पेशेंट बच्चे होते हैं या पेशेंट होते हैं, वो जो चाइल्ड होते हैं, उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसको सिट्रेट नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी का कार्य करते हैं। उसकी जगह जो नेचुरल होते हैं एंटीकोगुलेंट, वो उसको प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इसको प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को एंटीकोगुलेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों को एंटीकोगुलेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको क्या देते हैं, क्या हो जाता है कैल्शियम कमी, अगर उसके कैल्शियम 4.5 से कम हो जाए तो उसमें बच्चों में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियम की वजह से टिटेनी हो जाएगा। टिटेनी का मतलब हिंदी में अगर बताऊं तो एक ऐंठन हो जाएगी, मसल्स में मसल्स स्पाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल स्पाज्म, मतलब उसमें एक टाइटनेस आ जाएगी मसल्स में। समझ गए बात को। ये होता है कैल्शियम की कमी होने से, हाइपोकैल्शियम की, जो 4.5 से अगर कम हो जाए तो टिटेनी हो जाता है। टिटेनी मतलब ऐंठन बहुत ज्यादा, मतलब उसकी मसल्स होती है, मतलब खिंचा हुआ जाता है, खतरनाक, ये होता है डेंजरस। तो ये होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। समझ गए, ये तो समझ में आ गया। ये तो ये होते हैं कि चाइल्ड में स्पाज्म होता है। अब इस जो हाइपोकैल्सीमिया होता है, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसके कौन से सिम्टम होते हैं, मोस्टली च्वेस्टिक या ट्रोसियस, ट्राउसियस, ट्रोसियस होता है। जो च्वेस्टिक होता है सिम्टम ऑफ कैल्शियम, जो च्वेस्टिक होता है वो होता है स्पाज्म, जो फेशियल मसल्स हो जाती है उसमें स्पाज्म हो जाता है, ऐंठन आ जाती है एक तरफ से, उसे बोलते हैं च्वेस्टिक। और ट्रोसियस होता है जो किसमें होता है, जो फोर आर्म्स, जो जो आर्म होती है उसके अंदर ऐसे मतलब मसल्स खिंच जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रोसियस। जो ऐंठन आ जाती है चेहरे में उसको बोलते हैं च्वेस्टिक। समझ गए दोनों फ्रेंड्स, समझ में आ गए। ये तो होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट होता है, अब आपको ये समझा ही दिया कि क्या होता है, हुल ब्लड होता है। हुल ब्लड होता है वही होता है कि इसमें सारे कंटेंट होते हैं, जो हेमरेज होते हैं या शॉक पेशेंट होते हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, एनीमिया की कंडीशन में बाद में प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो ब्लड, जो हुल ब्लड देंगे वो क्या करते हैं, वो जो आरबीसी पढ़ाया मैंने, जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो सेम है उसका, कितना 35 डेज। अगर उसके साथ में सीपीडी एडेनिन साथ मिला जाएगा तो 42 डेज हो जाएगा।
उसका जो टेम्परेचर होता है, स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री या 6 डिग्री होता है, एवरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ट्रांसफ्यूजन टाइम वही होता है 2 to 4 आवर्स होता है। 2 आवर्स अगर कम में खत्म कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं ब्लड को, तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस ज्यादा है, सर्कुलर या कार्डियक ओवरलोड होने के ज्यादा चांसेस है। अगर उसको 4 घंटे से ज्यादा खत्म कर रहे हैं, उसको 4 घंटे से ज्यादा हो गया ब्लड को और अभी भी हैंग है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी, जिससे पेशेंट को सेप्टिसिमिया हो जाएगा। समझ गए? ये होता है। इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए 5 से 6 घंटे बाद में चेक करना है। शॉक में इंप्रूवमेंट आया, अगर हीमोग्लोबिन या वो बढ़ा हीमोटोक्रिट, तो समझ लो पेशेंट का जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वो इफेक्टिव है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। समझ गए? इसमें होते हैं आरबीसी में क्या होता है, 250 से 280 ml होता है, जो कि वूल आरबीसी वूल ब्लड होता है। उसके अंदर क्या होता है, 350 ml होता है, जिसमें 14% सीपीडीए जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो मिले होते हैं। समझ गए? आगे ये होती है ये वाली वूल ब्लड। अब वूल ब्लड होती है तो मोस्ट कॉमन, अब आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो मोस्ट कॉमन कैंसर होती है फीमेल के अंदर, जो जनरली होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल जनरली कौन सी होती है, ब्रेस्ट कैंसर। कौन सी होती है, ब्रेस्ट कैंसर। और जो मोस्ट कॉमन कैंसर होती है रूरल फीमेल्स में, जो गांव की महिलाएं हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर होती है इन फीमेल, सॉरी रूरल नहीं अर्बन, सॉरी रूरल, हाँ सॉरी रूरल, रूरल फीमेल होती है। उसमें कितना कौन सा होता है, सर्वाइकल समझ गए? मोस्ट कॉमन कैंसर होती है जो जनरली महिलाओं में होती है, जो गांव की हो चाहे शहर की हो, जो मोस्ट कॉमन जो जनरल रेशियो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है होता है ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है रूरल गांवों के अंदर वो होता है सर्वाइकल कैंसर होता है। समझ गए? सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो इसलिए होता है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही एक वैक्सीन होती है जो इसका रोकने में या रोकथाम करने का कार्य करती है। कौन सी होती है, ह्यूमन। और जो मोस्ट कॉमन कैंसर होती है किसके द्वारा, एल्कोहल पीने के द्वारा, वो होती है दोस्तों टंग कैंसर या माउथ ओरल कैंसर, टंग या ओरल। समझ गए? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बढ़ाया, कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में इंट्रो दिया था मैंने, उसके बाद में मैंने आपको आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन किया था, आज दोबारा आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, रेयर कंडीशन में करते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में मैंने होल ब्लड का एक्सप्लेन किया आपको। अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो होल ब्लड सेम आरबीसी की बराबर ही उसका टाइम ड्यूरेशन सारा सेम होता है, बस फर्क कितना होता है कि उसमें 350 ml होता है, उसमें 250 से 280 ml होता है, उसमें 350 ml होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि उसमें उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एनीमिया, सेकंड प्रायोरिटी हेमरेज थी, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हेमरेज ब्लीडिंग है, उसकी सेकंड प्रायोरिटी एनीमिया। उसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी सब सेम है। तो दोस्तों ये क्लास यही समाप्त होती है। कुछ समझ में आया कि क्या होती है डब्ल्यूबीसी, क्या आरबीसी और क्या होल ब्लड होता है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्लास होती है जो बाकी के प्लाज्मा या प्लेटलेट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका ट्रांसफ्यूजन कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों। और कुछ लाइक नहीं हो रहा दोस्तों, आप व्यू तो दिखा रहे हो लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो लाइक करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।